सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 का यानी सॉल्यूशन का। और इस सॉल्यूशन की हमारी 10 क्लास से कंप्लीट हो गई थी और आज अपन इसका पार्ट 11 पढ़ेंगे। और आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान, जिसको हम कहते हैं असामान्य अणुभार भी कहते हैं। देखो, हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्मों की, यानी अपन कह सकते हैं कि विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों का हम अध्ययन कर रहे थे और हमने उनका अध्ययन पूरा कर भी लिया था, ठीक है ना। तो उसी कड़ी में लगातार जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान, जिसको हम असामान्य अणुभार भी कहते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। हम अध्ययन करेंगे आज असामान्य आणविक द्रव्यमान का। देखो, हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने से पहले कुछ शर्तें पढ़ी थी और हमने ये देखा था कि यदि विलयन के द्वारा उन शर्तों का पालन हो रहा है तो हमें अणुसंख्यक गुणधर्मों के सामान्य मान प्राप्त होते हैं और उन अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा विलय का जो अणुभार हमें प्राप्त होता है उसे हम सामान्य अणुभार कहते हैं। लेकिन यदि, ध्यान से समझना आप, लेकिन यदि विलय पदार्थ का विलायक में वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण विलय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है, जिसे हम असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य अणुभार कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया, समझना ध्यान से, यदि विलय पदार्थ का विलायक में वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में कणों की संख्या, अब देखो, अगर वियोजन हो रहा है यानी विलय पदार्थ छोटे छोटे कणों में टूट रहा है तो अपन क्या कहेंगे कि विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि होगी। हम कह सकते हैं विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि होगी। और यदि विलय का विलायक में क्या हो रहा है, संगुणन, यानी छोटे छोटे कण मिलकर बड़े कण का निर्माण कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि विलयन में कणों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, जिसकी वजह से अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाते हैं, जिसकी वजह से विलय का जो अणुभार है, विलय का अणुभार क्या कहेंगे, वास्तविक अणुभार से क्या होगा, भिन्न प्राप्त होगा। और इस भिन्न अणुभार को क्या बोलेंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब हम विलय को विलायक में खोलते हैं तो विलय पदार्थ का यदि विलायक में वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में या तो क्या होगी, वृद्धि, भाई वियोजन होगा तो वृद्धि होगी, संगुणन होगा तो कमी होगी, जिसकी वजह से अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप विलय पदार्थ का अणुभार वास्तविक अणुभार से अलग प्राप्त होता है, जिसको हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। अब देखो, हम कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्मों
के मान अणुभार के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अपन कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं यदि, समझना मेरी बात को, यदि विलेय पदार्थ का विलायक में वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है तथा अणुसंख्यक गुणधर्मों के परीक्षित मान, परीक्षित बोल सकते हो आप या प्रायोगिक मान बोल सकते हैं, तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के परीक्षित मान सैद्धांतिक मानों से कम हो जाते हैं। और यदि विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन हो रहा है तो विलयन में कणों की संख्या घट जाती है तथा अणुसंख्यक गुणधर्मों के परीक्षित मान सैद्धांतिक मानों से अधिक हो जाते हैं। अब देखो, इस असामान्य आणविक द्रव्यमान को समझाया था वॉन थॉप नामक वैज्ञानिक ने, और उसने एक गुणांक प्रतिपादित किया था जिसे हम बोलते हैं वॉन थॉप गुणांक। तो अब हम पढ़ेंगे वॉन थॉप गुणांक, देखते हैं कि वॉन थॉप गुणांक क्या होता है। देखो हमारी हेडिंग रहेगी अब वॉन थॉप गुणांक। देखो अपन कह सकते हैं कि असामान्य आणविक द्रव्यमान को समझाने के लिए 1880 में वॉन थॉप ने एक गुणांक प्रतिपादित किया था जिसे हम वॉन थॉप गुणांक कहते हैं, और इस वॉन थॉप गुणांक को हम I से व्यक्त करते हैं। वॉन थॉप गुणांक को I के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अब देखो वॉन थॉप गुणांक क्या है। हम इस वॉन थॉप गुणांक को अगर परिभाषित करें तो अपन इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो। हम कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्मों का प्रेक्षित मान व अणुसंख्यक गुणधर्मों का सैद्धांतिक मान का अनुपात ही वॉन थॉप गुणांक कहलाता है। अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान व अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान का अनुपात ही वॉन थॉप गुणांक कहलाता है। वॉन थॉप गुणांक कहलाता है। वॉन थॉप गुणांक कहलाता है। देखो क्या कहा हमने कहा कि अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान, अभी मैंने आपको बताया प्रेक्षित मान कह सकते हैं, प्रायोगिक मान कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेक्षित मान व अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान का अनुपात ही वॉन थॉप गुणांक कहलाता है, और वॉन थॉप गुणांक को स्मॉल आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन लिख सकते हैं, ये तो इसको हमने क्या कर दिया, परिभाषित। अब देखो
अपन सूत्र कैसे लिखेंगे? अपन सूत्र लिख सकते हैं कि वन थोप गुणांक बराबर, ध्यान से समझना आप, वन थोप गुणांक बराबर क्या लिखेंगे? देखो, वांट होप गुणांक बराबर हम लिख सकते हैं डेल पी प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में अवनमन। फिर अपन लिख सकते हैं डेल टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल टी बी सैद्धांतिक। ये कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? ये है कवथनांक में उन्नयन। फिर लिख सकते हैं इक्वल टू डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक, यानी ये है हिमांक में अवनमन। डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक इक्वल टू अपन लिख सकते हैं पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक, यानी ये क्या है? अरे ये परासरण दाब है। और हम लिख सकते हैं इक्वल टू एन प्रेक्षित। देखो, प्रेक्षित को मैं ओ लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिवली, और नीचे एन टी लिख रहा हूं। टी का मतलब थ्योरेटिकली सैद्धांतिक, और एन क्या है यहाँ पे? मोलों की संख्या। अब देखो, ये हमारे पास एक सूत्र बन गया जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि वांट हाफ गुणांक बराबर डेल पी प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक इक्वल टू डेल टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल टी बी सैद्धांतिक इक्वल टू डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक इक्वल टू पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक इक्वल टू एन प्रेक्षित अपॉन एन सैद्धांतिक। अब देखो, वांट ऑफ गुणांक को हम आई से लिखते हैं, तो आई बराबर मैं लिख सकता हूं एन ओ अपॉन एन टी। अरे ओ का मतलब ऑब्जेक्टिवली प्रेक्षित, ठीक है ना, और टी का मतलब थ्योरेटिकली सैद्धांतिक। अब देखो, हमें पता है मोल बराबर क्या होता है? W अपॉन एम, यानी ग्रामों में मात्रा बट्टे अनुभार, या बोल सकते हैं द्रव्यमान बट्टे अनुभार। ये तो क्या है? O, और नीचे क्या है? W अपॉन एम। ये क्या है? T। देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ O इंटू, गुणा में आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? M अपॉन W, और ये क्या है? T। W से W कैंसिल, यानी हमारे पास क्या बच गया? M, ये M क्या है? T, यानी सैद्धांतिक, और ये M क्या है? O। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे पास I बराबर क्या आ गया? M प्रेक्षित, सॉरी सैद्धांतिक है, T है ना, M सैद्धांतिक, M सैद्धांतिक अपॉन M प्रेक्षित, यानी ये एक संबंध आ गया किसमें? वांट ऑफ गुणांक और सैद्धांतिक अनुभार व प्रेक्षित अनुभार के मध्य। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिख सकते हैं? I बराबर सैद्धांतिक अनुभार, क्या लिख सकते हैं? सैद्धांतिक अनुभार अपॉन प्रेक्षित अनुभार, सैद्धांतिक अनुभार अपॉन प्रेक्षित अनुभार। तो एक तो आप इस संबंध को ध्यान में रखोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
n प्रेक्षित अपॉन n सैद्धांतिक, n यानी मोल, W अपॉन m प्रेक्षित अपॉन W अपॉन m सैद्धांतिक। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो W से W क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, m सैद्धांतिक अपॉन m प्रेक्षित। तो हमने I बराबर क्या लिख दिया, सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे देखते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि हमारे पास यदि I का मान 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1, तो अपन क्या कह सकते हैं कि विलय का विलायक में न तो क्या होता है संगुणन और न ही वियोजन। इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे। और यदि I का मान 1 से अधिक आ रहा है तो अपन कहेंगे विलय का विलायक में क्या हो रहा है, वियोजन। और यदि I का मान 1 से कम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि विलय का विलायक में क्या हो रहा है, संगुणन। तो अपन 3 कंडीशन लिख सकते हैं। यदि I बराबर 1 हो तो विलय का विलायक में न तो वियोजन होता है, न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन होता है, न ही संगुणन होता है। ये तो कब की बात है, जब I बराबर क्या है, 1। ठीक है ना। अब देखो, यदि I का मान 1 से अधिक हो तो विलय का विलायक में वियोजन होता है, वियोजन होता है। कब, जब I का मान 1 से अधिक आए तब। तो हमारी दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरी अपन कह सकते हैं यदि I का मान 1 से कम हो तो विलय का विलायक में संगुणन होता है, संगुणन होता है। ठीक है, 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली क्या बताई, यदि I बराबर 1 हो तो अपन क्या कहेंगे कि विलय का विलायक में न तो वियोजन होता है और न ही संगुणन। यदि I का मान 1 से अधिक हो तो अपन कहेंगे कि विलय का विलायक में क्या हो रहा है, वियोजन। और यदि I का मान 1 से कम है तो अपन कहेंगे विलय का विलायक में क्या हो रहा है, संगुणन। ठीक है, अब देखो, अब यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मान अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मानों से किस प्रकार संबंधित होते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान व अणुसंख्यक गुणधर्मों के सैद्धांतिक मानों में संबंध क्या होता है। तो देखो, उस संबंध की अपन चर्चा करते हैं। अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म के सैद्धांतिक मान व सैद्धांतिक मान व अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान में संबंध देखते हैं। देखो, हमने अभी 1/2 गुणांक का सूत्र लिखा है, हम उसी से इनमें संबंध लिखेंगे। देखो, मैं लिख सकता हूं I बराबर क्या लिखूंगा मैं, सूत्र आपको ध्यान में है,
क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान ये है। अब देखो मैं एक एक अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए संबंध लिख रहा हूं। पहले बात करूं मैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, अवनमन के लिए। अब देखो हमने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रखा है, हमें सूत्र का पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ I बराबर, देखो वाष्प दाब अवनमन में सूत्र हमने क्या लिखा था, P नोट A माइनस P, समझना, अपॉन P नोट A, ये हमने लिखा था। इसको हमने क्या कहा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A, ठीक है, यानी ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ है, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान, यानी मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रेक्षित, वो लिख रहा हूँ यहाँ पे, समझना आप, ठीक है ना, अपॉन नीचे क्या लिख दूँ, P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A, और नीचे लिख दूँ मैं T, ठीक है ना। अब देखो मैं इस वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो प्रेक्षित मान है, इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, I इंटू वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सैद्धांतिक मान, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, समझना इस चीज़ को आप, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A प्रेक्षित इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A, और ये कौन सा है, सैद्धांतिक। अब देखो हमें पता है चूंकि P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A इक्वल टू क्या होता है, अक्स B, क्या होता है, अक्स B, विलय की मोल भिन्न। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A इक्वल टू I इंटू अक्स B। तो एक तो आप इस संबंध को ध्यान में रखोगे, ठीक है ना, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का जो सैद्धांतिक और प्रेक्षित मान है उसमें संबंध ये आ गया, ठीक है ना। तो पहला हमने कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म लिया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ले रहा हूं मैं दूसरा मैं ले रहा हूं कवथनांक में उन्नयन। देखना आप, कवथनांक में उन्नयन, इसको भी मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि हमें पता हो गया है ऊपर तो क्या आएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान, और अपॉन नीचे क्या आएगा, अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। अब देखो दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म में ले रहा हूं कवथनांक में उन्नयन, कवथनांक में उन्नयन के लिए देखो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे I इक्वल टू कवथनांक में उन्नयन को हमने लिखा था डेल TB से, तो डेल TB ऊपर प्रेक्षित, नीचे क्या आएगा, डेल TB सैद्धांतिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख सकता हूं डेल TB प्रेक्षित इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू डेल TB सैद्धांतिक, या इसको मैं लिख सकता हूं I इंटू KB इंटू M, या मैं इसको लिख सकता हूं I इंटू KB इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000।
और यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल टीबी प्रेक्षित, ये लो। तो एक हमारे पास ये संबंध आ गया, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पे अपन ये कर रहे हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म का जो सैद्धांतिक मान है उसको हम वन थॉप गुणांक आई से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, यानी डेल टीबी प्रेक्षित इक्वल टू आई इंटू डेल टीबी सैद्धांतिक। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान रख रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं। ये सूत्र हमने देख रखा है कवचनांक में उन्नयन में। ठीक है, अब ले रहा हूँ मैं तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म। तीसरा मैं ले रहा हूँ हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, उसके लिए हम संबंध देखते हैं। तीसरा मैं ले रहा हूँ हिमांक में अवनमन, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। तीसरा हिमांक में अवनमन के लिए, अवनमन के लिए देखो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे I इक्वल टू हिमांक में अवनमन को हमने लिखा था डेल टी एफ से, डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख सकता हूँ डेल टी एफ प्रेक्षित इक्वल टू आई इंटू डेल टी एफ सैद्धांतिक, या मैं लिख सकता हूँ आई इंटू के एफ इंटू एम, स्मॉल एम है, अरे मोललता है। ठीक है, फिर मैं लिख सकता हूँ आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, और यहाँ क्या जाएगा डेल टी एफ प्रेक्षित। तो एक संबंध ये आ गया, इस उत्तर को भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, किसके लिए आया ये, हिमांक में अवनमन के लिए। चौथा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, परासरण दाब, उसके लिए भी हम संबंध लिख सकते हैं। परासरण दाब देखते हैं इसके लिए कौन सा सूत्र आएगा। तो चौथा अपन लिख सकते हैं परासरण दाब, यहां लिख रहा हूं मैं चौथा परासरण दाब। चार नंबर है परासरण दाब के लिए, परासरण दाब के लिए देखो क्या लिखूंगा, वही आई इक्वल टू पाई ओ अपॉन पाई टी, यानी पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक, या मैं लिख सकता हूँ पाई ओ इक्वल टू आई गुणा पाई टी, या मैं लिख सकता हूँ आई इंटू सी आर टी। देखो सी आर टी लिख लो या सी एस टी लिख लो, हमें पता है एस और आर का जो आंकिक मान है वो बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया पाई ओ। तो देखो हमने चारों अणुसंख्यक गुणधर्मों के लिए जो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है और जो सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म है उनमें हमने संबंध देख लिया, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं जो विलय पदार्थ की विलायक में वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा तथा वॉन थोप गुणांक में संबंध। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, यानी हम पहले तो क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि वियोजन की मात्रा व वॉन थोप गुणांक आई में संबंध। बाद में अपन क्या देखेंगे कि संगुणन की मात्रा व वॉन थोप गुणांक आई में संबंध। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी,
अब हमारी हेडिंग रहेगी, पहले मैं ले रहा हूं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से दर्शाएंगे। तो वियोजन की मात्रा व वॉन्ट होप गुणांक, और वॉन्ट होप गुणांक को हम दर्शाते हैं आई से। तो मैं लिख दूं आई में संबंध। देखते हैं इनमें संबंध क्या होता है, ठीक है ना। पहले मैंने क्या लिया है, वियोजन की मात्रा अल्फा व वॉन्ट होप गुणांक आई में संबंध। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा। देखो अपन यहां पे क्या कह सकते हैं, अपन यहां पे ये कह सकते हैं कि माना विलायक में विलय का ए मोल वियोजित होकर बी के एन मोल बनाता है। क्या कहेंगे हम ये कह सकते, देखो यहां पे माना विलायक में विलय का ए मोल वियोजित होकर बी के एन मोल बनाता है, बी के एन मोल बनाता है। तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं कि ए ये हो रहा है वियोजित और बी के एन मोल वियोजित, या अपन लिख सकते हैं वियोजन। क्या लिख सकते हैं, वियोजन। अपन लिख सकते हैं वियोजन। देखो क्या कहा हमने ये कहा कि माना विलायक में विलय का ए मोल वियोजित होकर बी के एन मोल बनाता है, ठीक ना। यानी हमने लिख दिया ए ये हो रहा है वियोजित, क्या बना रहा है, बी के एन मोल। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैं कह सकता हूं यहां पे प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या। अब देखो प्रारंभ में मोलों की संख्या अपन यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि t बराबर 0 पर, यानी इसका वियोजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर तो मोलों की संख्या क्या रहेगी, 0, और यहां पे 1, ठीक है। कब की स्थिति है, प्रारंभ में मोलों की संख्या। अब मैं क्या लिखूं, वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब देखो यहां पर तो मैं लिखूंगा एन एल्फा, क्या लिखूंगा, एन एल्फा, और यहां पे लिखूंगा मैं 1 माइनस एल्फा। पहले इस चीज को समझ लो आप, एन एल्फा यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो एल्फा है वो तो है वियोजन की मात्रा, ठीक है, और एन क्या है, कितने अणु वियोजित हुए, कितने अणु वियोजित हुए। देखो आप ऐसे समझो इस चीज को, मान लो मेरे पास यहां पे प्रारंभ में इसके 100 अणु थे या 100 कण थे, ठीक है ना। अब मान लो यहां पे हो गए ये 80 क्या हो गए, वियोजित। इसका मतलब यहां पर तो कितना बचेगा, 100 माइनस 80, ठीक है ना, समझना इस चीज को, 100 माइनस 80 यानी यहां पर तो 20 बचेगा। अब देखो मान लो कि एक अणु 2 अणुओं में टूटा, एक अणु 2 अणुओं में, तो जो n का मान है ना वो यहाँ पे 2 रहेगा। अगर मान लो 3 में टूट रहा है तो 3 आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 2 गुणा 80 यानी यहाँ पे क्या आ गया, 160। अब अगर हम कुल की बात करें,
कुल, तो कुल कितने हो गए देखो 20 तो यहाँ पे और 160 यानी 180 यहाँ पे क्या रहेंगे, वियोजन के पश्चात मोलों की कुल संख्या। तो ये चीज़ आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। एन यहाँ पे क्या है, एन है कितने अणुओं में टूट रहा है वो, एक अणु कितने अणुओं में टूट रहा है, वो एन का मान है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। अब अपन सूत्र लिखेंगे। देखो सूत्र क्या लिखेंगे, हमें पता है सूत्र क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I बराबर क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या अपॉन क्या लिखेंगे, विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या, अरे एक ही बात है, यानी वियोजन के बाद जो होंगे ना उन्हें बोलेंगे प्रेक्षित, ठीक है, और पहले थे प्रारंभ में उन्हें बोलेंगे सैद्धांतिक। अब देखो अब अपन लिख सकते हैं I बराबर, देखो वियोजन के पश्चात ये रही कितनी है 1 माइनस एल्फा अपॉन एन एल्फा, अरे यही तो है, ठीक है। फिर देखो अपॉन वियोजन के पूर्व एक है, यहाँ पे तो 0 है तो 1। अब देखो यानी यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, मैं इस 1 को इधर ले जाऊँ तो I माइनस 1 बराबर माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, या मैं लिख सकता हूँ I माइनस 1 बराबर प्लस वाले को पहले लिख दूँ मैं, यानी एन एल्फा माइनस एल्फा, या मैं लिख सकता हूँ I माइनस 1 बराबर, देखो एल्फा को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एन माइनस 1। देखो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यानी ओवरऑल हमारे पास सूत्र क्या जाएगा, ठीक है ना, वो चीज़ आप देखना। क्या किया हमने 1 को उधर ले गए तो I माइनस 1 इधर क्या बच गया माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, फिर I माइनस 1 बराबर प्लस वाले को पहले लिखा एन एल्फा फिर माइनस एल्फा, फिर क्या किया I माइनस 1 बराबर एल्फा एल्फा एल्फा, यहाँ पर भी एल्फा तो एल्फा को मैंने कॉमन ले लिया तो एन और यहाँ पे माइनस 1, यानी अपन कह सकते हैं हमारे पास ओवरऑल एल्फा बराबर क्या आएगा, एल्फा बराबर आएगा I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, यानी ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया वियोजन की मात्रा एल्फा व वॉन थोक गुणांक I में संबंध। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी प्रकार अपन क्या लेंगे, अब अपन लेंगे संगुणन की मात्रा, क्या लेंगे संगुणन की मात्रा व वॉन थोक गुणांक I में संबंध। देखते हैं अब हम लेंगे संगुणन की मात्रा व वॉन थोक गुणांक I में संबंध, यानी अपन यहाँ पे लिखेंगे संगुणन, क्या लिखेंगे संगुणन। तो ये लो
मैं यहाँ पे लिख दूं संगुणन की मात्रा एल्फा। क्या कहा हमने? संगुणन की मात्रा एल्फा व वर्णक्रम गुणांक आई में संबंध। देखते हैं, देखो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन ऐसे कह सकते हैं कि माना विलायक में विलय के n मोल, माना विलायक में, देखो अपन यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं, माना विलायक में विलय के n मोल संगुणित होकर B का 1 मोल बनाते हैं, B का 1 मोल बनाते हैं। तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लो, और यहाँ पे क्या हो रहा है? संगुणन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ संगुणन और B का 1 मोल बना रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब देखो वही बात क्या लिखेंगे, प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या। देखो जब संगुणन हुआ ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे तो क्या रहेगा 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। फिर क्या लिखें, संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तो आएगा एल्फा अपॉन n और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एल्फा, ठीक है ना। एल्फा यहाँ पे क्या है? संगुणन की मात्रा, और n क्या है? कितने अणु संगुणित हुए? 2 हुए तो n का मान 2 आ जाएगा। 3 अणु संगुणन में भाग ले रहे हैं तो n का मान 3 आ जाएगा। 4 अणु अगर संगुणित हो रहे हैं तो n का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लगाएं सूत्र, वही क्या लगाएं, I बराबर संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या, अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा संगुणन के पूर्व मोलों की संख्या। और देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर क्या लिखेंगे, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, विलय के प्रेक्षित मोलों की संख्या, अपॉन अपन लिख सकते हैं विलय के सैद्धांतिक मोलों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि संगुणन के पश्चात मोलों की संख्या उसको हम प्रेक्षित मोल कहते हैं, और संगुणन के पूर्व उसको हम सैद्धांतिक मोलों की संख्या कह सकते हैं। अब देखो अब अपन लिखें, क्या लिखें, I बराबर संगुणन के पश्चात, देखो ये रही, एक तो है 1 माइनस एल्फा, यानी अपन लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n, और अपॉन संगुणन के पूर्व एक है, यहाँ पे तो 0 है तो 1, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देखो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n, 1 को मैं उधर ले जाऊँ तो क्या आएगा I माइनस 1, और इधर क्या बच गया माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन n, ये तो बच गया। अब देखो मैं क्या करूं, I माइनस 1 इक्वल टू एल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूं, एल्फा को, तो
पहले मैं क्या करता हूँ, पहले प्लस वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ, यानी एल्फा अपॉन एन फिर माइनस एल्फा, हटा रहा हूँ मैं, देखो इसको समझना। हमारे पास यहाँ पे क्या सूत्र आएगा, देखो हमारे पास आ गया i माइनस 1 इक्वल टू एल्फा अपॉन एन और माइनस एल्फा। अब देखो i माइनस 1 अगर मैं एल्फा को कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। अब i माइनस 1 एल्फा, इसको मैं सरल करूँ, इसको यानी -1 तो n और यहाँ पे क्या आ जाएगा एल्फा n, यानी यहाँ पे आ जाएगा, देखो हम यहाँ से इसको सरल करेंगे। यहाँ से हमने क्या लिखा, i माइनस 1 इक्वल टू एल्फा अपॉन एन माइनस एल्फा, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन लघुत्तम लेके सरल करें तो i माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n एल्फा माइनस एन एल्फा, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा n i माइनस 1 इक्वल टू, इधर क्या बच गया एल्फा माइनस एन एल्फा। अब देखो n i माइनस 1 अगर मैं एल्फा को कॉमन लूँ तो क्या बच जाएगा 1 माइनस एन, और अब अगर एल्फा का मान लिखें अपन तो क्या जाएगा हमारे पास n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। तो ये हमारे पास संबंध आ गया किसमें, संगुणन की मात्रा एल्फा व वन टॉप गुणांक i में संबंध। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो यानी अपन ये कह सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस अध्ययन किया है, कोई टॉपिक हमने छोड़ा भी नहीं है, प्रत्येक टॉपिक का हमने डिटेल से अध्ययन किया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब देखो कल की जो क्लास रहेगी ना, हम उसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।